हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने आजीविका का क्लास स्टार्ट किया है। उसका पहला लेक्चर जिसमें मैंने आजीविका का परिचय, कृषि फसल और कृषि साख, कृषि के प्रकार, इन सब पर चर्चा किया था। ये आजीविका सब्जेक्ट का दूसरा लेक्चर है। आज से हमारी क्लास कंटिन्यू होगी, तो चैनल पे ज़रूर जुड़िए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खेती के प्रकार। पहले लेक्चर में मैंने आपको कृषि शाख तक बताया था और कृषि में कौन कौन से अग्रणी राज्य हैं ये भी बताया था। अब इसका दूसरा है कि खेती के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है, और उसकी प्रणालियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खेती के प्रकार एवं प्रणालियाँ। भारत में खेती के प्रकार से अभिप्राय भूमि के उपयोग, फसल व पशुधन के उत्पादन का आकार और कृषि क्रियाओं व रीतियों से लगाया जाता है। क्या बोल रहे हैं? भारत में खेती के प्रकार में क्या क्या आते हैं? भूमि के उपयोग, फसल, पशुधन के उत्पादन का आकार और कृषि क्रियाओं व रीतियों से लगाया जाता है। अब जो खेती होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के। प्रकार नहीं पूछेगा एग्ज़ाम में, ये पूछ सकता है कि कौन से प्रकार में क्या क्या होता है, ये हमको ये ध्यान रखना है। तो पहला होता है मिश्रित खेती। मिश्रित खेती क्या होता है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग करना मिश्रित खेती कहलाता है। ऐसी खेती के अंतर्गत सहायक उद्यम का कम से कम 10% हिस्सेदारी होती है। क्या बोल रहे हैं कि अगर कृषि के साथ साथ अगर हम पशुपालन या डेयरी उद्योग करें तो क्या कहलाएगा? मिश्रित खेती कहलाता है। इसमें सहायक उद्यम का कम से कम 10% हिस्सेदारी होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? मिश्रित खेती यानी पशुपालन या डेयरी उद्योग करना मिश्रित खेती कहलाता है। इसमें सहायक उद्यम का कम से कम 10% हिस्सेदारी होती है। जैसे उदाहरण है, मान लो हम उदाहरण है मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन। मान लीजिए कि हम धान के साथ मत्स्य पालन करते हैं, हमारा एक साइड बिजनेस मत्स्य पालन है और धान भी की खेती कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा मिश्रित खेती। या गाय पाल रहे हैं, धान उगा रहे हैं और इधर घर में गाय पाले हैं, तो उससे दूध मिलेगा जिससे हम डेयरी का काम कर सकते हैं, यही कह रहा है। ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एडीओ 2017 में, ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन ये 2017 में आया था, तो हो ना हो खेती के दूसरे प्रकार से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है मिश्रित खेती और मिश्रित कृषि में, इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाना मिश्रित कृषि कहलाता है, जिसका उद्देश्य मृदा क्षरण रोकना तथा विपरीत परिस्थितियों में कम से कम एक फसल का सही ढंग से उत्पादन करना। मिश्रित कृषि बोलेगा तो ध्यान रखेंगे कि एक ही खेत में 2 फसल लगाएं। अगर एक फसल का नुकसान हो जाता है तो दूसरा फसल सही ढंग से हमें प्राप्त हो जाए। जैसे कि अगर हम बात करें, गेहूं के साथ सरसों लगा सकते हैं। मान लीजिए गेहूं खराब हो गया किसी कारण से खेत में, तो सरसों ठीक रहे तो हमें एक फसल अच्छे से प्राप्त हो गई, ये कहलाता है मिश्रित कृषि। नेक्स्ट है विशिष्ट खेती। विशिष्ट खेती से अभिप्राय उन जोतों से है जो अपनी कुल आय का कम से कम 50% किसी एक उद्यम अथवा फसल से प्राप्त करता है, जैसे चाय, कहवा, गन्ना, रबड़ आदि। मतलब क्या बोल रहा है? विशिष्ट की खेती कुल आय का कम से कम 50%, कम से कम 50% किसी एक उद्यम अथवा फसल से प्राप्त करे तो वो विशिष्ट खेती कहलाता है। अब बहुप्रकारी खेती, जिस फॉर्म पर कुल आमदनी के कई स्रोत हों तथा प्रत्येक स्रोत में से कुल आमदनी का 50% या इससे अधिक ना मिलता हो, उसे कहते हैं बहुप्रकारी खेती। ऐसे फॉर्म का विविध फॉर्म भी कहते हैं, विविध फॉर्म या बहुप्रकारी फॉर्म, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि या तो 50% हो या इससे अधिक ना मिलता हो, ठीक है। इसको मैं एक बार आपको टेबल फॉर्म में करके बताऊंगी तो आपको ध्यान रहेगा। शुष्क खेती
समस्या एवं समाधान। ऐसी भूमि जहाँ वार्षिक वर्षा 20 इंच अथवा इससे कम हो, वहाँ बिना किसी सिंचाई साधन के उपयोगी फसलों के आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। क्या बोल रहा है? शुष्क खेती किसे बोलेंगे? जहाँ वार्षिक वर्षा 20 इंच हो अथवा इससे कम हो और सिंचाई साधनों के उपयोगी फसल का आर्थिक उत्पादन को शुष्क खेती कहते हैं। शुष्क भूमि क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर उत्पादकता कम है, 700 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच है। मतलब क्या कह रहा है? शुष्क खेती जहाँ वार्षिक वर्षा 20% हो या उससे कम हो और इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बहुत कम होती हो, तो उसको बोलेंगे शुष्क खेती। एक होता है रैंचिंग खेती। इस प्रकार की खेती में भूमि की जुताई, बुआई, गड़ाई आदि नहीं की जाती और ना ही फसलों के उत्पादन किया जाता है, बल्कि प्राकृतिक वनस्पति पर विभिन्न प्रकार के पशुओं जैसे भेड़, बकरी आदि को चराया जाता है। रैंचिंग खेती क्या होता है? इसमें जुआई, बुताई या कुछ को उगाना, गड़ाई ये सब नहीं किया जाता। वनस्पति उग जाते हैं खेत में, उसी से पशु को चराया जाता है। इसमें कुछ भी अपन डालते नहीं हैं बोने के लिए, ऐसा बोल रहा है। इस प्रकार की खेती ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, तिब्बत तथा भारत के पर्वतीय या पठारी क्षेत्रों में भेड़, बकरी चराने के लिए की जाती है। ज्ञातत्व है कि ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भेड़, बकरी रखने वाले को रैचर की संज्ञा दी जाती है। यही जो इस खेती को रैंचिंग कहते हैं और जो भेड़ बकरी चराते हैं उसको रैचर कहते हैं। अब इसको मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊं तो मिश्रित खेती, जिसमें क्या बोला है? सहायक उद्यम का कम से कम 10%, कम से कम 10%। विशिष्ट खेती, इसमें कम से कम 50%। बहुप्रकारीय, कुल आमदनी का 50% या 50% से अधिक ना हो बोल रहा है। ठीक है। और शुष्क खेती क्या होता है? शुष्क खेती जिसमें वार्षिक वर्षा 20 इंच हो या इससे कम हो। ठीक है। और ये रैंचिंग खेती को तो आप जान ही रहे हैं। रैंचिंग में क्या होता है कि कुछ उगाते नहीं है, बल्कि इसमें भेड़ बकरी को चराया जाता है। ये तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप एक बार और देखेंगे, समझ आ जाएगा। और लास्ट में इस टेबल को बना लीजिएगा ताकि ध्यान रहे। मिश्रित खेती में कम से कम 10%, सहायक उद्यम का विशिष्ट खेती में कम से कम 50%, बहुप्रकारी में 50% या 50% से कम। शुष्क में क्या होता है कि इसमें वार्षिक वर्षा 20 इंच से कम होनी चाहिए, या हेक्टेयर में बात करें तो 700 से 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होना चाहिए। रैंचिंग खेती जिसमें भेड़ बकरी को चराया जाता है। और ये जो रैंचिंग खेती होती है वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, तिब्बत और भारत के पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धति। मतलब कृषि पद्धति के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी पद्धति होती है। जैसे कि मछली उत्पादन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, तो उस खेती को क्या बोलते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। तो चलिए देखते हैं विटीकल्चर। विटीकल्चर क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को विटीकल्चर कहते हैं। क्या? व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन को विटीकल्चर कहते हैं। अब जानेंगे पीसी कल्चर क्या होता है। मछली पालन की व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली कृषि पीसी कल्चर कहलाती है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? व्यापारिक स्तर पर किए जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों एवं पुष्पों का उत्पादन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। और ऑर्बिरी कल्चर
विशेष प्रकार के वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संरक्षण एवं संवर्धन शामिल किया जाता है उसको आर्बोरिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर क्या होता है? वनों का संरक्षण एवं संवर्धन में संबंधित कृषि। नोमोरी कल्चर क्या होता है? यह आदिम व्यवस्था की कृषि है जिसमें मनुष्यों द्वारा जंगलों में फल, जड़ी बूटी आदि का संग्रहण किया जाता है। ओलेरी कल्चर क्या होता है? ओलेरी कल्चर होता है जमीन में फैलने वाली सब्जियों को व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आती है। मतलब जो ज़मीन में सब्जियां फैलती है उसको ओलेरी कल्चर कहते हैं। मैरीकल्चर क्या होता है कि व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों का उत्पादन मैरीकल्चर कहलाता है। मोरीकल्चर क्या होता है? शहतूत उत्पादन की क्रिया क्या कहलाती है? मोरीकल्चर। हॉर्सिकल्चर, हॉर्सिकल्चर बोलें तो जो सवारी, हॉर्स से हॉर्सिकल्चर बना है, सवारी या एवं यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़े और खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालने संबंधी कृषि। हॉर्स से समझ जाना हॉर्सिकल्चर है। स्टॉक फार्मिंग, ये पशु प्रजनन फॉर्मों को स्टॉक फार्मिंग की संज्ञा दी जाती है, जैसे कि कुत्ते का पालन करते हैं, ये सब मैचिंग कराया जाता है, ये सब स्टॉक फार्मिंग में आता है। एरोपोनिक कल्चर क्या होता है? जो हवा में उगने वाले पौधे को एरोपोनिक कल्चर कहते हैं। इसको एक बार और बताती हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में। विटीकल्चर क्या होता है? जिसमें व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन की कृषि को क्या? विटीकल्चर। पीसी कल्चर, मछली उत्पादन का व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली कृषि पीसी कल्चर कहलाती। हॉर्टिकल्चर, जो व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों और पुष्पों का उत्पादन करे। और बोरीकल्चर क्या होता है? विभिन्न प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि जिसमें उनका संवर्धन और संरक्षण हो, उसको आर्बोरिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर, वनों के संरक्षण और संवर्धन से संबंधित। ये दोनों को थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि अगर आर्बोरिकल्चर बोल रहा है तो वृक्षों और झाड़ियों के संबंधित है, और सिल्वीकल्चर वनों के संवर्धन और संरक्षण से। नॉर्मोरिकल्चर क्या होता है? ये आदिम व्यवस्था है जिसमें जंगल के जड़ी बूटी फल का संग्रहण किया जाता है। और लेरीकल्चर क्या होता है? जो ज़मीन में फैलने वाले सब्जियों का व्यापारिक कृषि होता है। मैरीकल्चर, जैसे मैरीन फॉसिल पार्क, ये सब मैरीन जहाँ आया ना तो वो समुद्री जीवों से संबंधित होता है, तो यही मैरी है, मैरी से बना है, मैरीन फॉसिल वाला मैरी से बना है। समुद्री जीवों का उत्पादन व्यापारिक स्तर पर। मॉरिकल्चर शहतूत का उत्पादन का है। हॉर्सिकल्चर मतलब हॉर्स की बात हो रही है, तो घोड़े और खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालने से संबंधित है। स्टॉक फार्मिंग, ये पशु प्रजनन फॉर्म को स्टॉक फार्मिंग कहते हैं। और एरोपोनिक होता है हवा में उगने वाले पौधे की कृषि। ठीक है, इसको एक दो बार रीड करेंगे, आपको याद हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति, हरित क्रांति क्या होता है? हरित क्रांति का उद्देश्य है, हरित क्रांति से आशय कृषि के क्षेत्र में संरचनात्मक सुधार कर फसल उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि करना। क्या कहलाता है? हरित क्रांति। हरित क्रांति मतलब संरचनात्मक सुधार कर फसल उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि करना, फसल उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि करना हरित क्रांति कहलाता है। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गार्ड ने किया था। किसने किया था? सर्वप्रथम प्रयोग बोलेगा तो विलियम गार्ड ने किया था। वैश्विक आधार पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो अमेरिकी हैं, लेकिन भारतीय हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो हैं। तो याद रखिएगा, अगर बोले हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो विलियम गार्ड ने किया था। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो कहाँ के थे ऐसा पूछा जाए तो अमेरिका के थे। और भारत हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो MS स्वामीनाथन थे जो कृषि वैज्ञानिक भी थे। 1960 में
नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति की शुरुआत की थी? पूछा जाएगा हरित क्रांति की शुरुआत नॉर्मन बोरलॉग ने कब की थी? तो 1960 में की थी। 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला था HYE बीज विकसित करने के लिए। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार 1970 में मिला था, किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? तो याद रखेंगे HYV बीज विकसित करने के लिए। ये HYV क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटी। ठीक है। विश्व स्तर पर इसकी शुरुआत 1950 दशक में मैक्सिको अमेरिका में हुआ था। 1950 से ये विश्व स्तर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है। 1957-58 के सूखे के वर्ष में फसल उत्पादन में भारी गिरावट एक बड़ी चिंता का विषय बन गया था। कब भारी सूखा कब आया था? फसल उत्पादन में गिरावट हुआ था भारी, तो 1957-58 में। फलस्वरूप भारत सरकार ने 1960-61 के दौरान और बाद में 1964 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसे गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत विस्तार दिया गया था तथा तमिलनाडु राज्य में इसका प्रारंभिक केंद्र था। क्या बोल रहा है कि 1957-58 में उत्पादन में सूखा पड़ा, तो उसके फलस्वरूप भारत सरकार ने 1964 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम का विस्तार हुआ, जिसमें इसका जो प्रारंभिक केंद्र था गहन कृषि जिला कार्यक्रम का, वो कहाँ था? तमिलनाडु में। ध्यान रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1964 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें प्रारंभिक केंद्र कहाँ था? तो आप ध्यान रखेंगे तमिलनाडु था। 1966 में उच्च उपज किस्म बीजों से जुड़ा उच्च उपज किस्म कार्यक्रम 5 फसलों हेतु स्टार्ट किया गया। ये कौन कौन से हैं? तो चावल, गेहूँ, ज्वार, मक्का, बाजरा। ध्यान रखें, गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये क्या है? उच्च उपज किस्म जो कार्यक्रम चलाया गया, कब चलाया गया? तो 1966 में, जिसके परिणाम स्वरूप गेहूं के उत्पादन में वृद्धि शुरू हो गई। इसी प्रकार चावल के भी उत्पादन में वृद्धि शुरू हो गई, इसलिए इसे हरित क्रांति के रूप से जाना जाता है। वास्तविक रूप से हरित क्रांति के घटक कार्यक्रम 1966-67 योजना अवकाश के दौरान हुई थी। ठीक है, योजना अवकाश कब लाया गया था? तो 1966-67 के योजना अवकाश के टाइम हरित क्रांति का विकास हुआ था, बोल रहे हैं। इस चरण में पंजाब और हरियाणा में प्रारंभ हुई। हरित क्रांति के क्षेत्र हैं पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के गंगानगर जिला। अब हरित क्रांति की उपलब्धियां देखते हैं। हरित क्रांति का विकास तो हुआ, तो जब विकास हुआ तो क्या क्या उपलब्धियां हुई ये देखते हैं। खाद्यान्नों के उत्पादन एवं उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। यानी हरित क्रांति हम लाए ही क्यों थे? कि फसलों के उत्पादन में क्रांतिकारी गुण ला सकें। ठीक है, फसल उत्पादन में क्रांतिकारी वृद्धि कर सकें, इसलिए लाया गया था। तो खाद्यान्न के उत्पादन एवं उत्पादकता में भारी वृद्धि आई। 1965-66 की तुलना में 2000 और 2001 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 175% की वृद्धि हुई। खाद्यान्न में भी गेहूं के उत्पादन में 6 गुना वृद्धि हुई, जो 562% है। इसको ऐसा याद करेंगे, गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक 6 गुनी वृद्धि, बल्कि चावल उत्पादन में 3 गुनी वृद्धि हुई हरित क्रांति से। संस्थागत ऋण घेरे के अंदर अधिक से अधिक छोटे एवं सीमांत किसानों को सम्मिलित करने से संस्थागत ऋण में वृद्धि हुई। इससे वाणिज्य बैंकों, ऑपरेटिव बैंक आदि द्वारा मामूली बजट ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने से विस्तार हुआ। मतलब अब हरित क्रांति का विकास हो रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, तो जो छोटे किसान या सीमांत कृषि किसान हैं वो ऋण लेने के लिए वाणिज्य बैंक, ऑपरेटिव बैंक में ऋण लिए, तो इससे कम ब्याज दर में किसानों को ऋण उपलब्ध हुआ, तो जिससे खेती और बढ़ेगा। अब वो ऋण लेके अपने खेती करेंगे, अब तो उससे जो उत्पादन होगा बढ़ेगा,
और ऋण लेके कुछ की ज़रूरत है, जैसे कि खाद वाद की, वो उसमें डाल रहे हैं जिससे उत्पादन बढ़ रहा है, ऐसा कह रहा है ये। अब देखते हैं हरित क्रांति के घटक। अधिक उपज देने वाली बीज, यह हरित क्रांति का आधार है। ऐसी फसलों पर जीवन चक्र छोटा होता है, अतः बहुफसली कृषि को बढ़ावा मिलता है। अधिक उपज देने वाली बीज यानी बीज से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, तो ये हरित क्रांति का आधार है, क्योंकि इसी से तो वृद्धि हो रहा है ना, कि एक पेड़ से पहले 2 टमाटर फलते थे, लेकिन जो अधिक उपज देने वाला बीज है वो एक पौधा लगाए बीज से, उसमें 10-20 टमाटर हो रहे हैं, इससे उत्पादकता में वृद्धि आ रही है। ठीक है। भारत में विदेशों से धान की ताइचुंग व गेहूं की लरेमा, रोजो, सोनारा नामक प्रजाति उन्नत बीज आयात किया जाता है। मतलब भारत में विदेशों से धान की ताइचुंग व गेहूं की लरेमा, रोजो, सोनारा नामक प्रजाति उन्नत आयात किया जाता है, मतलब बाहर से आता है। सेकंड है सिंचाई। HYV बीजों के उत्पादन हेतु सिंचाई की पर्याप्त सुविधा आवश्यक है। सिंचाई सुविधा के विकास के कारण ही पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगानगर जो राजस्थान में आदि क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रसार हुआ। यानी जो HYV, जिसके लिए नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार मिला था 1970 में, उस बीज के उत्पादन में तो सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है, मतलब पर्याप्त सुविधा आवश्यक ही है। इसी कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और गंगानगर जो राजस्थान में है, वहाँ हरित क्रांति का प्रसार हुआ। अब उर्वरक की बात करते हैं। परंपरागत पौधे की तुलना में HYV पौधे में 4 से 10 गुना अधिक उर्वरक का उपयोग करना पड़ता है। हरित क्रांति में पूर्व जहाँ प्रति हेक्टेयर 5.05 किलोग्राम उर्वरक का उपयोग हो रहा था, वहीं 2021-22 में बढ़ के 308 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। यानी हमें ज़्यादा उत्पादन के लिए ज़्यादा उर्वरक की भी आवश्यकता हो रही है, मतलब 4 से 10 गुना अधिक उर्वरक का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं जहाँ पहले प्रति हेक्टेयर 5.05 किलोग्राम उर्वरक की ज़रूरत पड़ती थी, वहीं आज 2021-22 के डेटा में बढ़कर 308 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया है। नेक्स्ट है कीटनाशक। अब कीटनाशक का भी प्रयोग किया जा रहा है। HYV पौधे में बीमारियों की लड़ने की क्षमता कम है। अगर किसी पौधे में बीमारी हो जा रही है तो वो जो HYV पौधा है वो कमज़ोर टाइप का है, जिसमें उसमें जल्दी से बीमारी हो जा रहा है, वो लड़ नहीं पा रहा है बीमारियों से। अतः हरित क्रांति के क्षेत्रों में कीटनाशक का प्रयोग बढ़ा। अब बीमारी हो रहा है, अब ऐसे जैसे धान में कुछ बीमारी हो जाती है, जिससे वो जो फल लगे रहते हैं धान के, वो टूट टूट के गिर जाते हैं, या कीड़े लग जाते हैं जो फसल को काट देते हैं। अब उन सब को बचाने के लिए अब कीटनाशक डालना पड़ेगा, तब तो हमारा फसल बचेगा, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कीटनाशक का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है आधुनिक कृषि उपकरण एवं तकनीक का प्रयोग। ट्रैक्टर, थ्रेसर, स्प्रेयर, हार्वेस्टर, डीजल एवं विद्युत चालित पंप सेट, ड्रिलर, बीज बोने या खाद डालने हेतु जैसे आधुनिक कृषि उपकरण से श्रम और ऊर्जा की बढ़ोतरी हुई है और हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, ये बचत हुई है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, अब आधुनिक कृषि उपकरण आ गया है, तकनीक आ गया है। पहले जैसे प्रयोग ट्रैक्टर का, पहले उसको बैलगाड़ी में पूरा धान को लेके जाते थे, अब वो ट्रैक्टर आ गया है जिससे समय बचत जा रहा है। थ्रेसर है, स्प्रेयर है, पहले कीटनाशक को छीटा जाता था, वो स्प्रेयर आ गया, उससे पूरा छीट देते हैं, जल्दी से हो जा रहा है। हार्वेस्टर है, पहले धान को धीरे धीरे काटते थे, अब हार्वेस्टर आ गया, वो जल्दी से एक बार में काट दे रहा है। विद्युत चालित डीजल का यूज़ हो रहा है हार्वेस्टर, इन सब चीज़ों में। विद्युत चालित पंप सेट है पानी के लिए। ड्रिलर है, 6 होल करके, मतलब गड्ढा करके उसमें बीज डालने के लिए, तो वो ड्रिलर कर दे रहा है। आधुनिक उपकरण से श्रम और ऊर्जा की बचत हुई है और हरित क्रांति को बढ़ावा मिला है। ठीक है, अब द्वितीय हरित क्रांति प्रारंभ हुआ 1987 में। योजना काल है 7वीं पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य है
पहली जो हरित क्रांति का स्टेज था उसका विकास कब हुआ था? योजना अवकाश में हुआ था। ध्यान रखेंगे, हम पढ़े थे कि योजना अवकाश में हुआ था 66 से 67 के दौरान। ये कहाँ पे है? ये हरित क्रांति घटक कार्यक्रम 1966-67 योजना अवकाश के दौरान हुई। ठीक है। अब क्या है? हरित क्रांति का द्वितीय हरित क्रांति। इसका प्रारंभ 1987 में हुआ। योजना काल है 7वीं पंचवर्षीय योजना। उद्देश्य है प्रथम चरण में जो कमी आई उसको दूर करना और टिकाऊ दृष्टिकोण के साथ कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। कृषि क्षेत्र में आई स्थिरता को दूर करने, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने, पर्यावरणीय हितों को ध्यान रखते हुए कृषि क्षेत्र में समग्र विकास को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सबसे पहले वर्ष 2006 के विज्ञान कांग्रेस में एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति चावल उत्पन्न करो का आह्वान किया था। कब किया था? 2006 में विज्ञान कांग्रेस में एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति में चावल उत्पन्न करो का आह्वान किया था। इसके तहत उन्नत बीजों का चयन क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया जाएगा। इसमें मोटे अनाजों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया जाएगा। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी तथा आनुवांशिक इंजीनियरिंग के प्रयोग द्वारा अधिक उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर बल दिया है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि क्षेत्र को देख के, क्षेत्रीय भूमि को देख के बीजों का चयन किया जाएगा कि कहाँ कौन से फसल का उत्पादन ज़्यादा अच्छे से हो सकता है, वही बीज वहाँ डाला जाएगा जिससे फसल में उत्पादकता बढ़े। इस चरण में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकल सिंचाई जैसे सिंचाई के उन्नत एवं पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल साधनों का उपयोग पर बल दिया है। हरित क्रांति कृषि योजना। हरित क्रांति के अंतर्गत कृषि उन्नति योजना वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषि उन्नति योजना की शुरुआत की। ठीक है, सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र को समग्र एवं वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना बना रही है। यानी किसानों की आय को बढ़ाना और कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने के लिए ये क्या है? कृषि उन्नति योजना। इसमें एक अम्ब्रेला योजना के तहत 11 योजनाएं शामिल की गई है। पूछ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अम्ब्रेला योजना में कितनी योजनाएं शामिल है? तो 11। इसके नाम भी ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है एकीकृत बागवानी विकास मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तीसरा राष्ट्रीय स्तर कृषि मिशन, चौथा कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण, पांचवा बीज और पौधे रोपण सामग्री पर उप मिशन, छठवां है कृषि मशीनरीकरण पर उप मिशन, सातवां है पौधे संरक्षण और पौधे संगरोधक से संबंधित उप मिशन, कृषि जनगणना अर्थशास्त्र और सांख्यिकी का एकीकृत योजना, नौवां है कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना, 10वां कृषि विपणन पर एकीकृत योजना, 11वां कृषि में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना। ठीक है, ये अम्ब्रेला योजना के तहत 11 योजनाएं हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब है सदाबहार हरित क्रांति। हरित क्रांति द्वारा लाए गए सुधार गहन कृषि के अधीन क्षेत्रों में प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव की कीमत पर किए गए हैं। हालांकि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक है वहीं अधिक भोजन का उत्पादन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। जहाँ जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ भोजन का उत्पादन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन द्वारा सदाबहार क्रांति की आवश्यकता का आह्वान किया। सदाबहार क्रांति के तहत यह परिकल्पना थी कि उत्पादन में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादनों की होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित, आर्थिक रूप से व्यवहार्य और सामाजिक रूप से टिकाऊ हो। सदाबहार क्रांति में प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार में पारिस्थितिक सिद्धांतों का एकीकरण शामिल होना है।
ये बस रीड करने लायक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दी हूँ, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसकी स्थापना, ICAR का फुल फॉर्म है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई, ठीक है। इसका पूर्व नाम था, पहले इसका नाम था इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका मुख्यालय है दिल्ली में। इसका पूर्व नाम है इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। सिफारिश किसने की थी, तो रॉयल कमीशन की पहल में। इसका प्रमुख कार्य है कृषि अनुसंधान क्षेत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधारित कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना, ठीक है। इसके अंतर्गत संचालित संस्थाएं, पहला है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली, दूसरा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, तीसरा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, चौथा केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई। ये है आज का लेक्चर। नेक्स्ट पार्ट में इसका पार्ट 2 आएगा, जिसमें हम श्वेत क्रांति को पढ़ेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं और भी वीडियो ला सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।